हाय गाइस। सो लास्ट सेक्शन में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर देख लिया था, तो उसके लिए हमने कुछ फार्मूला डिराइव किया था। तो लेट मी रिमाइंड यू कि वो फार्मूला जो डिराइव किया था वो आया था हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या फिर हाफ क्यू वी। तो इनमें से हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, या उस क्वेश्चन में हमें अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें हमें क्या गिवन है डिपेंड करता है इस चीज पे। तो आज हम देखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे कि वो तो एक कैपेसिटर की बात थी ना, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हों तो फिर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे होगी, तो हम इस पे देखने वाले हैं। तो मैं पहले सीरीज की बात करने वाली हूँ। सीरीज में हमें सीधा पता है कि अगर सपोज मेरे पास एन कैपेसिटर्स लगे हैं तो वो एंड से एंड कनेक्टेड होते हैं ना, एंड टू एंड कनेक्टेड है। देखो एक एंड जो है एक कैपेसिटर का वो दूसरे एंड से कनेक्टेड है। सिंस कैपेसिटर में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, ये अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं, तो कोई एंड पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। तो चार्जर मैंने लगाया एक, ठीक है ना, या फिर आप बैटरी भी बोल सकते हो, कोई भी वोल्टेज होगी बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, कोई भी प्लेट के साथ कनेक्टेड हो सकता है किसी कैपेसिटर की। तो ऐसे मैंने एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं एक एन कैपेसिटर्स और उसको कनेक्ट किए एक बैटरी के साथ, और हम देखने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी इस केस में कैपेसिटर्स के बीच में। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला इन ए कैपेसिटर इन जनरल कह सकते हो कि ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 3 टर्म्स में मैंने लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे निकालने वाले हैं सीरीज के अंदर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की एनर्जी स्टोर्ड। हम यूज इसी को करने वाले हैं। तो देखो यार, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रही हूं मैं पहले। बहुत सिंपल सी बात है, सिंस हम ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज और पैरेलल में सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव हुआ था कैपेसिटेंस का, जो कि है सपोज अगर मैं सीरीज की बात कर रही हूँ तो इसमें रेजिस्टर्स के जैसे, लेकिन बिल्कुल अपोजिट। सीरीज है ना, तो रेजिस्टर्स में जो पैरेलल में था वही सीरीज के लिए कैपेसिटेंस में फॉर्मूला है 1/c जो होता है 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn के बराबर होता है। इट इज वेरी इजी, इनके प्रूफ्स भी बहुत इजी हैं, आप वैसे भी डिराइव करके देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मेरे पास यही यूसेज है इसका मेन फॉर्मूला, कि इसमें जो सीरीज का फॉर्मूला है हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमें करना क्या है, मैंने बेसिकली ये नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए किया है। देखो ये C जो है वो नेट कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है। तो मैंने नेट कैपेसिटेंस निकाली C1 1/C1 प्लस 1/C2 और अप टू सो ऑन अप टू 1/Cn। ये करने के बाद मैंने फॉर्मूला पुट किया U का, जो कि हमने डिराइव किया था Q स्क्वायर बाय 2C। देखो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो यहाँ पे C क्या है, नेट कैपेसिटेंस है, और नेट कैपेसिटेंस को मैंने अलग से 1/C करके लिखा है। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, और जो C है उसको मैंने ओपन करके लिखा है। तो जो C है वो नेट कैपेसिटेंस है, बट ऊपर वाले फॉर्मूला से देखें तो C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो C को मैंने ओपन करके लिख दिया। तो बेसिकली मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ इसको खोल के, कि अगर मैं इसको इंडिविजुअली जो है मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो मेरे पास Q स्क्वायर बाय 2C1, ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर बाय 2C2, ऐसे सो ऑन अप टू Q स्क्वायर बाय 2Cn बन जाएगा। जो कि अगर मैं इंडिविजुअली टर्म्स को देखूं तो ये एक कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड है, ये दूसरे कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड है, और अप टू सो ऑन अप टू लास्ट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड। तो मैंने इसको फाइनली लिखा है U जो है U1 प्लस U2 अप टू UN तक है। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल में डायरेक्ट एनर्जी स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर ऐसे भी दिया है, तो आप सिंपल एडिशन करेंगे तो भी आपको टोटल एनर्जी ऑफ दैट कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। तो सबको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा। तो पैरेलल में कैसे कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं कि एक एंड बैटरी का, अगर ये बैटरी है तो एक एंड जो है कैपेसिटर्स के सेम एंड से कनेक्टेड है। सपोज ये वाला एंड जो है लेफ्ट वाला एंड एक ही एंड से कनेक्टेड है, और जो बैटरी का दूसरा एंड है नेगेटिव एंड है वो कैपेसिटर्स के राइट वाले एंड से कनेक्टेड है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा दिखता है हमारे पास। तो C1 C2 अप टू Cn मेरे पास कॉम्बिनेशन में एन कैपेसिटर्स लगाए हैं मैंने पैरेलल में। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने नेट कैपेसिटेंस निकालनी है सिस्टम का। नेट कैपेसिटेंस का सीधा फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है। बस हमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो पता होना चाहिए, डेरिवेशन जैसे कुछ खास नहीं है इसमें। तो C1 C2 अप टू Cn तक मैंने कैपेसिटेंस निकाल लिया, ठीक है ना, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया। और मैं बताया था रेजिस्टर्स में जो है इससे अपोजिट होता है। तो रेजिस्टर्स में पैरेलल में जो है हम डिनोमिनेटर में डालते हैं रेजिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस में हम सीधा एडिशन कर देते हैं सब कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का।
तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है Q²/2C। तो ये फॉर्मूला होता था ना एनर्जी स्टोर्ड का इन ए कैपेसिटर, तो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में भी यही यूज होने वाला है, जहाँ पे C जो है नेट कैपेसिटेंस को डिनोट करता है। तो एक और बात है यहाँ पे जो मैं शायद सीरीज में भी तुम्हारे को स्किप करके बताना, कि यहाँ 3 फॉर्मूला है अगर हमारे पास, तो फर्क कोई नहीं पड़ता कि हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट बात ये है कि जब मेरे पास नेट C जो है सब कुछ न्यूमरेटर में ही है, ठीक है ना, C1 + C2 अप टू Cn, तो मेरे पास इन तीनों फॉर्मूला में से मैं ये देख लूंगी कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो न्यूमरेटर में किसके पास पड़ी है। न्यूमरेटर में इन तीनों फॉर्मूला में से जो इजीली मैं वैल्यू पुट कर सकूं C की, वो है सेकंड वाला फॉर्मूला ½ CV², क्योंकि C जो है न्यूमरेटर में ही पड़ा है तो मैं उसको डायरेक्ट डाल सकती हूँ। अदरवाइज मैं यूज करने को ये वाला भी कर सकती थी, जैसे कि मैंने लास्ट फॉर्मूला में जो मैंने सीरीज में किया है, मैं एक बार आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो कैपेसिटेंस थी वो डिनोमिनेटर में थी 1/C1 + 1/C2। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए भी मेरे पास 3 फॉर्मूला थे, बट मैंने यूज वो वाला फॉर्मूला किया जिसमें कैपेसिटेंस जो है डिनोमिनेटर में पड़ी थी। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप नेट कैपेसिटेंस निकालोगे वो 1/C की टर्म्स में ही छोड़ दोगे। कई बार होता क्या है कि हम नेट कैपेसिटेंस 1/C ही मान लेते हैं, जबकि नेट कैपेसिटेंस तो C है ना, नेट कैपेसिटेंस तो C है। हम भूल जाते हैं कि हमने ये 1/C की वैल्यू निकाली और डायरेक्ट के डायरेक्ट उसमें पुट कर देते हैं। इफ सपोज आप ½ CV² में पुट कर रहे हो तो आप 1/C की वैल्यू पुट कर रहे हो, बट आप क्वेश्चन में C लिख रहे हो, जो अपना फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में C लिख रहे हो। तो ऐसी गलती ना हो, इसी के लिए हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इसमें हम जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है उसमें Q²/2C का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 1/C की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्ट पुट कर देनी है आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। तो वापस आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैंने C निकाली है, नेट C, ठीक है। उसके बाद मैंने Q²/2C फॉर्मूला लगाया है, और Q²/2C फॉर्मूला लगाने के बाद, सॉरी मैंने यहाँ पे ½ CV² लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में ही C पड़ा है नेट। तो ½ लगाने के बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, नेट C जो है C1 + C2 अप टू Cn × V², ठीक है ना। तो मैंने इसको फॉर्मूला को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ½ C1V², ½ C2V², ऐसे अप टू सो ऑन अप टू n कैपेसिटर्स के लिए। तो देखो ये एक कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड, ये दूसरे की, और अप टू सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि एक कैपेसिटर U1 + U2 + U3 अप टू UN तक इंडिविजुअल जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर्स की, उस फॉर्म में भी कर सकती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, इसका कोई खास यूज नहीं है अनटिल अनलेस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक कैपेसिटर की एनर्जी इतनी है, दूसरी की इतनी है, तो आप कॉम्बिनेशन की एनर्जी बताओ, तो उस केस में आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि डायरेक्ट जो है एज अ थ्योरी एग्जाम में मिलता हो, ऐसा कोई बात नहीं है। पर ये जो कंसेप्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आई गेस ये चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है स्किप हो जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में या फिर किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाता है हर बार पेपर में। तो देखते हैं ये टॉपिक है क्या। तो बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो वो क्वेश्चन को समझते हुए बीच में यूँ समझना कि ये स्टोरी की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम कुछ डिराइव करने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ कि हम इसमें कॉमन पोटेंशियल नाम की टर्म है उसको डिफाइन करेंगे, पर वो कैसे करेंगे वो हम इसके प्रोसेस के थ्रू ही देखेंगे। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो हम देखेंगे कि हम कॉमन पोटेंशियल को कैसे डिराइव कर सकते हैं। फिलहाल मेरा फोकस ये क्वेश्चन है जो मेरे पास है, इफ 2 चार्ज कंडक्टर्स आर टच्ड म्यूचुअली and then separated, prove that the charges on them will be divided in the ratio of their capacitances। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 चार्ज कंडक्टर्स हैं और अगर उनको टच कर दिया जाए म्यूचुअली, जैसे कि मैंने देखो एक वायर के थ्रू अभी टच किया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों कंडक्टर चार्ज हैं A और B, और इनके ऊपर चार्ज दिखाई भी दे रहा है और मैंने इनको म्यूचुअली टच भी कर दिया है। और उसके बाद अगर सेपरेट कर दिया जाए तो हमें ये प्रूव करना है कि चार्जेस जो होंगे उसके बाद उनके ऊपर वो डिवाइड हो जाएंगे किसमें, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। तो कैपेसिटेंसेस से मैंने ये मतलब माना है कि A की जो कैपेसिटेंस है वो मैंने C1 लेट की है और B की जो कैपेसिटेंस है वो C2, इफ सपोज हमें गिवन ही है इसकी C1 और B की C2 कैपेसिटेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में।
तो हमें ये बताना है कि इनकी जो रेशो है कैपेसिटेंस की C1 और C2, उस रेशो में इनका चार्ज डिवाइड हो जाएगा अगर हम इनको म्यूचुअली अटैच करके उसके बाद इनको सेपरेट कर देते हैं तो यार कैपेसिटेंस से कंफ्यूज मत हो जाना। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती थी एक किसकी, कंडक्टर की, टू स्टोर चार्ज ऑन इट। तो एक ये कंडक्टर ए है, एक ये कंडक्टर बी है, तो ठीक है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, इनका अपना अपना एबिलिटी है जो चार्ज स्टोर करने की। उसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें अप्रोच क्या है वो देखनी है। पहले तो मैंने लेट कर लिया है C1 C2 कैपेसिटेंसेज है, इनके ऊपर Q1 और Q2 चार्जेस हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, और Q1 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2 हो गया। मैंने बताया था पोटेंशियल का सीधा सा एक आसान मतलब कि एक फील लेने वाला, अगर तुम्हें पोटेंशियल का मतलब लेना है, दैट इज स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी कंडक्टर पे उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो V1 इसका पोटेंशियल है, V2 इसका पोटेंशियल है। तो मैं अगर Q1 चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज जो ए कंडक्टर के ऊपर होगा, मैं ए के नीचे लिख रही हूँ ना, ए कंडक्टर के जो ऊपर टोटल चार्ज होगा वो होगा C1 V1। कैसे, हम फॉर्मूला पढ़ के आए, जो Q होता है इन जनरल वो CV के बराबर होता है, इतना तो अब हमें याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने Q1 इक्वल टू C1 V1, क्योंकि इसके लिए वैल्यू C1 और V1 थी। तो इसी तरह से जो Q2 है वो C2 V2 है। और माइंड इट, मैं बहुत बार ये अभी बात क्लियर कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कि अभी मैंने इनको सेपरेट रखा है, अभी मैंने इनको टच भी नहीं किया आपस में। मैं अभी इंडिविजुअल की बात करूंगी। ये तो मैं बात की, जो डायग्राम दिखाया है ये मैंने बात का सीन है कि इनको कनेक्ट किया एक वायर से, पर अभी मैंने इनको अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है ना, मान लो कि कोई वायर नहीं है बीच में, तो ये इसका चार्ज अलग है, अभी ये अलग पड़ा हुआ है, Q1 इसके ऊपर चार्ज है, Q2 इसके ऊपर चार्ज है। ये बात ठीक है इतनी। हाँ, अब जो है मैंने इनको एक थिन वायर से कनेक्ट किया, अब काम शुरू होता है। जब मैंने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तब होना क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाने वाला है। ठीक है ना, और ये चार्ज कब तक फ्लो करने वाला है, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल जो है सेम नहीं हो जाता। और चार्ज किस में से किस में फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। ये तो नेचर का नियम है, मतलब कि हमेशा जो चीजें फ्लो करती हैं वो हाई से लो ही करती हैं। तो जिसका हाई पोटेंशियल, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा, जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियस सी बात है वही दूसरे को अपना चार्ज देगा, वही चार्ज अपना ट्रांसफर करेगा। और ये जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक इनकी पोटेंशियल जो है सेम नहीं हो जाती तब तक। अभी मैं डिफाइन नहीं करी हूँ किसके पास ज्यादा चार्ज है, किसके पास कम चार्ज है। हमें ये बात अंडरस्टूड है कि हाइयर से लोअर पोटेंशियल तक जाना है, बस जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। उसके बाद भी अगर मैं एक बात करने वाली हूँ जो कि कभी चेंज नहीं होने वाली, कि टोटल चार्ज जो रहने वाला है सिस्टम के अंदर वो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। ये बात तो कोई डिनाई नहीं करेगा। बेशक चार्ज एक से दूसरे में फ्लो कर जाए, लेकिन पूरे सिस्टम की बात करूं, इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा ना। कोई नया चार्ज आया तो नहीं ना इसके अंदर। तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज हो गया इसका। और जो कैपेसिटेंस है कंडक्टिंग वायर्स की, ये जो मैंने कंडक्टिंग वायर दिखाई है, इसकी जो कैपेसिटेंस है ना, इसकी भी कुछ चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होगी। इसको मैंने नेग्लिजिबल माना है। सिर्फ हमारा फोकस इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस पे, इसीलिए मैं जो बात की, जो साइड की चीजें हैं, जैसे कि वायर का अपना कैपेसिटेंस, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, मतलब कि इसका एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस होगा। और हमने इन जो कंडक्टिंग वायर्स है, मतलब ये जो दो हमारे पास कंडक्टिंग स्टैंड्स हैं, इनको हमने बहुत दूर डिस्टेंस पे रखा है। मतलब कि अगर वायर से कनेक्टेड भी है तभी भी बहुत ज्यादा दूर सेपरेटेड है, ताकि ये दोनों आपस में कोई अपने आप फोर्स ना लगा पाए, क्योंकि है तो चार्ज ही ना इनके ऊपर। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं। पर मैंने इनको इतनी दूर लंबी वायर से कनेक्ट किया कि इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो कोई फोर्सेज नहीं लग रहे हैं। हमारा सीधा फोकस सिर्फ कैपेसिटेंस निकालने पे होना चाहिए, इसीलिए इन सब चीजों को, फैक्टर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। तो देखो यार, हम कहाँ थे, Q1 प्लस Q2 जो है टोटल चार्ज होने वाला है। और सिंस जो है कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ कोई सीरीज पैरेलल की बात नहीं है। एक जर्नल मान भी सकते हो कि ये सीरीज में ही कनेक्टेड है, देखो ना, एंड टू एंड कनेक्टेड। तो नेट कैपेसिटेंस जो होगी इनकी वो C1 प्लस C2 होने वाली है। वैसे सीरीज की बात करेंगे तो फॉर्मूला वैसे उल्टा हो जाएगा, पर इसीलिए हमें ये नहीं मानना है कि ये सीरीज में है पैरेलल में। बस आप ये देखो कि इनकी जो नेट कैपेसिटेंस है वो नेट सम होगा कैपेसिटेंस का यहाँ पे। और यहाँ कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो है नहीं जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अभी हमने ये कहा कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो C1 प्लस C2 है। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे पास टर्म आती है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल से मेरा ये मतलब, मैंने अभी कहा कि चार्ज तब तक ही फ्लो करेगा एक दूसरे तक
एक दूसरे के अंदर, जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, मतलब जब तक इनकी जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, सिंस V का फॉर्मूला KQ/R होता है, आई होप इतना सबको याद होगा। तो इसके लिए जब तक इन दोनों का चार्ज जो है बराबर नहीं हो जाता, यूं कह सकते हैं ना, प्रोपोर्शनली तो है चार्ज के, चार्ज जब तक बराबर नहीं हो जाता, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, तो कॉमन पोटेंशियल, जब इन दोनों का पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा तब चार्ज बहना बंद कर देगा इन दोनों में। और कॉमन पोटेंशियल को हम B से डिनोट कर दे रहे हैं, जो इनका उस टाइम पे पोटेंशियल होगा, चाहे वो इसकी पोटेंशियल की बात करूं या इसकी पोटेंशियल की बात करूं, वो दोनों इस टाइम पे सेम हो चुके हैं, ठीक है। और वो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस होगा। कैसे, बताओ भाई कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो हमारा कैपेसिटेंस, जो V का फॉर्मूला है, Q जो होता है वो CV के बराबर होता है, ठीक है ना, Q CV के बराबर होता है, तो यहाँ से V की वैल्यू Q/C है ना। तो पूरे सिस्टम की बात करूं तो टोटल Q टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, हमारे को पता ही है C1+C2 Q1+Q2, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, टोटल चार्ज का रख दिया Q1+Q2 यहाँ पे फॉर्मूला, और C1+C2 मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। और मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में ही Q1+Q2 को डिफाइन किया था C1V1 C2V2, तो मैं इसको खोल के बस यहाँ रख दे रही हूँ, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1+C2। तो उसके बाद मैंने क्या करना है देखो, तो अब मैं एक बात कहती हूँ कि सिंस अब इनका कॉमन पोटेंशियल हो चुका है, ठीक है ना। कॉमन पोटेंशियल कैसे हुआ, आपस में चार्ज का फ्लो हुआ, Q1 से शायद कुछ चार्ज इधर को गया होगा, शायद Q2 से थोड़ा चार्ज इधर को गया होगा। बात ये है, अब हमने ये बात पता लगाई कि इनका चार्ज अब Q1, इसका चार्ज Q1 तो नहीं रहा, और इसका चार्ज अब Q2 नहीं रहा। नहीं, ऑब्वियस ही बात है नहीं रहा होगा, क्योंकि चार्ज का ही तो जो है हमारे बीच में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सीधी सी बात है Q1 चार्ज A पे नहीं रहा होगा, A जो कंडक्टर, और Q2 चार्ज B पे नहीं रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है उनके चार्जेस अलग अलग हो गए होंगे। तो मान लेते हैं कि अब इनके चार्जेस Q1 डैश हैं, Q1 डैश मतलब कि A की बात करूं, और जो B कंडक्टर है उसका जो चार्ज है वो Q2 डैश हो गया, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू निकालूंगी तो वो कैसे निकलेगी, सिंपल फॉर्मूला Q=CV से ही। लेकिन Q=CV में C1 मतलब कि A का जो कैपेसिटेंस है वो तो एज इट इज ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैं ये थर्ड स्टेप पे आ चुकी हूँ। थर्ड स्टेप माने इनको मैं अलग अलग कर दिया, अब मैंने वायर हटा दी बीच की। अब मैं इनके इंडिविजुअल चार्जेस की बात की, Q1 डैश Q2 डैश। अब मैं इनके इंडिविजुअल चार्जेस के लिए C1V लिखूंगी। अब C1 तो इसका कैपेसिटेंस हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। V लिखूंगी तो V वो पोटेंशियल है जो अब ये रीच कर चुके थे, और उसके बाद मैंने इनको अलग अलग कर दिया था, वो था V कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, वो Q1V हो गया। और Q2V की मतलब कि जो अपना Q2 डैश है उसकी बात करें तो वो C2V हो जाएगा। सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन 1 देख रहे हो यार नीचे तुम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने डिवाइड करके क्या देखा कि ये C1/C2 के बराबर आ गया, क्योंकि V से V तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि अभी कॉमन पोटेंशियल ले चुके थे। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं तुम्हें दोबारा से बता देती हूँ कि मेरे को यही प्रूव करना था कि जो चार्जेस होंगे सेपरेट करने के बाद, दैट विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। और देखो हमने यही प्रूव किया कि जो चार्जेस थे जो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए वो डिवाइड हो गए किसकी फॉर्म में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर Q1 डैश की बात करें अपॉन Q2 डैश की बात करें तो वो C1/C2 की रेशियो में डिवाइड हो गए, ठीक है ये बात। तो ये क्वेश्चन का मतलब था। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और कॉमन पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में एज न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है, कोई भी कंसेप्ट यूज हो सकता है। और अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है, इट मीन्स तुम आगे के जो कंसेप्ट्स हैं, आगे के जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी शायद नहीं समझ पाओ। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता देना। तो आज के लेक्चर में इतना ही।